एपिसोड के शुरुआत में यूम होंगसे और सान्योंग को अपनी दादी के बारे में बता रहा होता है कि उनके लिए समय रुका हुआ सा है। वो बाहर की दुनिया से इंटरैक्ट नहीं करती है। उनके पास तो बाकी लोगों की तरह सेलफोन भी नहीं है, चाहे कंपनी का मैटर हो या फैमिली का। उनके साथ हमेशा कोई होता है सब कुछ हैंडल करने के लिए। मिस्टर किम के थ्रू ही उन्हें समय का पता चलता है कि कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है। मिस्टर किम उनकी सारी जरूरतों का ध्यान रखता आ रहा है पिछले 30 सालों से। फिर हम देखते हैं कि किम मिस ना के ऑफिस का कैलेंडर चेंज करके एक दिन पहले का डेट लगा देता है। एक्चुअली ये सब कुछ यूम के प्लान के हिसाब से ही हो रहा था। प्लान था कि सेफ डे को सान्योंग इविल स्पिरिट बनकर मिस ना से मिलने जाएगी, क्योंकि सिर्फ मिस ना ही है जिसे उस इविल स्पिरिट का नाम पता हो, और वो इविल स्पिरिट ही उनसे वो नाम बुलवा भी सकती थी। अब सेफ डे के दिन कोई भी स्पिरिट या भूत सामने नहीं आ सकती थी, तो सान्योंग उसी दिन मिस ना से मिलने पहुंचती है और ऐसे बात करती है जैसे वो ही स्पिरिट हो। कैलेंडर देखकर मिस ना को तो यही लगता है कि ये सेफ डे के एक दिन पहले का दिन है, तो वो मान लेती है कि ये सान्योंग नहीं बल्कि वो स्पिरिट ही है, और बातों बातों में एक्सेप्ट करती है कि वो ही अपने हस्बैंड और बेटे के मरने की जिम्मेदार है। मिस ना सान्योंग को इविल स्पिरिट के नाम से बुलाती है, ह्यांगी। मिस ना ने इविल स्पिरिट को प्रॉमिस किया था कि वो कभी किसी को उसका नाम नहीं बताएगी। नाम जानने के बाद सान्योंग मिस ना से कहती है, आज तो तुम बच जाओगी, क्योंकि आज सेफ डे होने की वजह से इविल स्पिरिट बाहर नहीं आ सकती है। पर कल से तुम्हें कौन बचाएगा? तुमने उसका नाम बताया है तो वो आएगी ही तुम्हें ढूंढते हुए। सान्योंग गुस्से में फिर कहती है कि सिर्फ इस लाइफस्टाइल के लिए तुमने उस बच्ची को मार दिया, कैसे इंसान हो तुम। मिस ना को भी अब रियलाइज हो जाता है कि उनसे क्या गलती हो गई। वो चिल्लाने लग जाती है। सान्योंग के जाने के बाद किम मिस ना के ऑफिस जाता है तो वो समझ जाती है और कहती है कि तुम्ही ने मुझे धोखा दिया है ना। वो एकदम पागलों के जैसे चिल्लाने लगती है, तो मिस्टर किम उन्हें उसी हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है और वहाँ के डायरेक्टर से कहता है कि वो मैं हूँ जो इस हॉस्पिटल के लिए हर साल फंड अप्रूव करता हूँ। इस रूम में अब जो भी होगा उसे तुम इग्नोर करना, जैसे कि बहुत सालों पहले किया था। किम अंदर जाकर मिस ना से कहता है, अब चीजें उल्टी हो गई हैं। तुम यूजिन की जगह पर हो और मैं तुम्हारे, पर अभी तुम्हारे मरने का टाइम नहीं आया है, तब तक तुम इसी रूम में लॉक्ड रहोगी। इधर यूम और होंगसे को पता चलता है कि इविल स्पिरिट का नाम ह्यांगी है। होंगसे पूछता है कि अब तो उसका नाम पता चल गया, तो अब तो सब ठीक हो जाएगा ना। तो यूम कहता है कि पहले हमें उसके नाम के चाइनीज कैरेक्टर्स ढूंढने होंगे। अब नाम पता चल ही गया था तो होंगसे जाकर उसके स्टूडेंट रिकॉर्ड्स चेक करना चाहता था, पर यूम उसे रोक देता है, ये बोलकर कि सेफ डे अब खत्म ही होने वाला है, तो कुछ भी करने से पहले सोचना होगा, क्योंकि हमें रोकने के लिए वो इविल स्पिरिट कुछ भी कर सकती है। हमें सूरज उगने के बाद ही कुछ करना चाहिए। होंगसे पूछता है कि जब तक सान्योंग रस्सी के प्रोटेक्शन बैरियर के अंदर है सब लोग तो सेफ रहेंगे ना। तो यूम कहता है कि प्रोटेक्शन बैरियर के बाद भी तो प्रोफेसर गैंगमू की डेथ हुई थी, तो हम रिस्क नहीं ले सकते। सान्योंग भी भागती हुई वापस घर पहुंचती है और खुद को बंद करके प्रोटेक्शन वाली रस्सी लगा देती है। सेफ डे अब खत्म हो चुका था और रात के लगभग 3 बज रहे थे। सान्योंग को इविल स्पिरिट की आवाज सुनाई देती है। वो कहती है, तुम्हारे साथ भी तो हमेशा से गलत होता आया है। तुम्हारी गरीबी की वजह से लोग तुम्हारे साथ बुरा बिहेव करते थे। तुम इतनी मेहनत करती थी पर कुछ भी नहीं बदलता था। मुझे अपने साथ रहने दो, तभी तुम खुश रह पाओगी। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे अलग हो? वो फ्रॉड और तुम्हारी दादी मरे क्योंकि तुम ऐसा चाहती थी। तुम्हें बदला चाहिए था और ये घर भी। सान्योंग को हल्की सी नींद आ जाती है। फिर जैसे ही वो उठती है तो देखती है कि वहाँ पे आग लगी हुई थी। वो आग बुझाने की कोशिश करती है पर धुआं की वजह से बेहोश हो जाती है, पर समय से वहाँ फायर फाइटर्स पहुंचकर आग बुझाते हैं और उसे बचा लेते हैं। सान्योंग को होश आता है तो वो देखती है कि वो एक एम्बुलेंस में है। एक्चुअली हुआ ये था कि उसकी नींद लगने पे इविल स्पिरिट ने उसकी बॉडी पे कंट्रोल ले लिया था। वो प्रोटेक्टिव रस्सी को हटा नहीं पाई थी तो वहाँ पे आग लगा दिया था, पर आग लगाने से पहले उसने कॉल करके फायर फाइटर को वहाँ का एड्रेस दे दिया था। सान्योंग एम्बुलेंस रुकवा कर बीच में ही उतर जाती है। सुबह हो चुकी थी तो यूम और होंगसे भी बाहर आते हैं। होंगसे ह्यांगी के स्टूडेंट रिकॉर्ड ढूंढने जा रहा था और यूम को उस फाइनल ऑब्जेक्ट को ढूंढना था।
सान्योंग यूम को कॉल करके बताती है कि अभी वो उस रस्सी के प्रोटेक्टिव बैरियर से बाहर है और वो घर की तरफ ही जा रही है। अभी वो बात ही कर रही थी कि नोटिस करती है कि बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, मतलब सूरज की धूप नहीं थी। तभी उसे कुछ विजन्स आते हैं और वो स्पिरिट किसी लोकेशन की तरफ जाती हुई दिखती है। सान्योंग लोकेशन डिस्क्राइब करती है तो यूम कहता है कि ये उसकी लोकेशन नहीं है, मतलब वो स्पिरिट होंगसे की तरफ गई है। सान्योंग होंगसे को कॉल ट्राई करती है पर उस समय वो किसी दूसरे कॉल पे था। होंगसे अपने कार में जा रहा था जो सिग्नल पे रुकी हुई थी। तभी खिड़की पे नॉक होता है। वो सान्योंग को देखकर खोलने ही वाला था, तभी उसे ध्यान आता है कि जब उसने पुलिस स्टेशन पे डोर खोला था तो सान्योंग के चेहरे पे वही एक्सप्रेशन था जो अभी है। होंगसे समझ जाता है कि ये एविल स्पिरिट है। कार पे फिर हर तरफ से नॉक होने लगता है पर वो इग्नोर करके कार चलाता चला जाता है। सान्योंग बस से उतरकर अपने घर की तरफ ही जा रही थी कि उसे फिर से विजन आता है। वो स्पिरिट अब होंगसे के लोकेशन से यूम के लोकेशन की तरफ जा रही थी। यूम उस समय ट्रेन में था। वो सान्योंग को ही कॉल लगाने की कोशिश कर रहा था पर कॉल नहीं लग रहा था। तभी उसे नॉक करने की आवाज आती है और वो प्लेटफॉर्म पर उस स्पिरिट को देखता है। ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रुकती है तो यूम दौड़ता हुआ जाकर दूसरे कंपार्टमेंट में खुद को बंद कर लेता है। स्पिरिट भी वहाँ पहुँच जाती है और नॉक करने लगती है। उसी कंपार्टमेंट का एक दूसरा पैसेंजर डोर खोलने लगता है। यूम रोकने की कोशिश करता है पर तब तक वो डोर खोल चुका था। पर ठीक उसी समय सान्योंग ने भी खुद को प्रोटेक्टिव बैरियर के अंदर बंद कर दिया था, जिसकी वजह से स्पिरिट गायब हो जाती है और यूम बच जाता है। यूम फिर उसी कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचता है जहां पहले उस लाइब्रेरियन का अपार्टमेंट हुआ करता था। फील्ड मैनेजर से वो पूछता है कि कंस्ट्रक्शन के टाइम पे उसे कुछ अजीब सी चीज मिली थी क्या, एक रस्सी में बंधा हेयरपिन जैसा कुछ। फील्ड मैनेजर बताता है कि हाँ, उन्हें कुछ मिला था जिसे उसने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में रिपोर्ट भी किया था और फिर एक एक्सपर्ट ने आकर उसे चेक किया था और कहा था कि वो लोग कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम होंगसे को देखते हैं जो एजुकेशन ऑफिस पहुंचता है। अब उस स्पिरिट के होने के कोई हिंट नहीं थे तो वो कार का दरवाजा खोलकर फिर अंदर जाता है। वहाँ उसे हियांगी का स्कूल रिकॉर्ड मिल जाता है। उसके फैमिली मेंबर्स के नाम में मोगदान का भी नाम मेंशन था। इधर फील्ड मैनेजर ने उस हेयरपिन को वैसी ही हालत में रखा था जैसे उसे मिला था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसकी वजह से कुछ बुरा हो। वो लाकर यूम को देता है तो यूम नोटिस करता है कि हेयरपिन टूटा हुआ था। फील्ड मैनेजर बताता है कि हेयरपिन का दूसरा पार्ट उन्हें कहीं नहीं मिला था। यूम फिर सान्योंग को कॉल करके बताता है कि उन्हें लास्ट ऑब्जेक्ट और हियांगी का स्टूडेंट रिकॉर्ड दोनों मिल गया है, पर ऑब्जेक्ट्स को सील करने से पहले उन्हें ये वेरीफाई करना होगा कि ये हेयरपिन असली है या नहीं, और वो तो तभी हो पाएगा जब सान्योंग उसे टच करेगी। होंगसे भी फिर वहाँ आता है जहाँ योम था और दोनों फिर साथ में सान्योंग के घर की तरफ जाते हैं। होंगसे योम को हियांगी का स्कूल रिकॉर्ड भी दिखाता है और फिर पूछता है कि मोगदान की बॉडी को तो जांगजिनरे में वापस भेज दिया गया था, पर हियांगी की बॉडी का क्या हुआ। फिर हम सान्योंग को देखते हैं। उसे इविल स्पिरिट की आवाज आती है जो कहती है कि तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहती हो क्या। फिर वो सान्योंग को कुछ विजन दिखाती है और कहती है कि अगर मैं कुछ ऐसा करूं तो। सान्योंग एकदम डर जाती है और दरवाजा खोल के बाहर भागती है। दूसरी तरफ हम सान्योंग के मॉम को देखते हैं जो अपने कैफे के पास थी। सेमी भी उनके साथ ही थी। उन्हें एक इंश्योरेंस कंपनी से कॉल आता है ये बताने के लिए कि सान्योंग ने उनके नाम पे एक लाइफ इंश्योरेंस किया है और खुद को बेनिफिशियरी बनाया है। सान्योंग की मॉम बहुत शॉक्ड होती है और पूछती है कि मतलब मेरे मरने के बाद सान्योंग को पैसे मिलेंगे और ये उसने खुद अप्लाई किया है। तो उधर से हाँ आंसर किया जाता है। सान्योंग की मॉम को तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि सान्योंग ने ऐसा कुछ किया है। तभी उनके फोन पे सान्योंग का कॉल आता है। उसी समय सेमी भी अंदर आती है। सान्योंग की मॉम फोन नहीं उठा रही थी और सेमी को भी उठाने से मना कर देती है। इधर सान्योंग तेजी से कार चलाती हुई अपनी मॉम की तरफ जा रही थी। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। तभी योम का कॉल आता है। वो रोते हुए कहती है कि मेरी मॉम मरने वाली है। वो इविल स्पिरिट मेरी मॉम को मारने ही वाली है। इंश्योरेंस वाली बात जानकर सान्योंग की मॉम को एंजाइटी हो जाता है और वो पैनिक करने लग जाती है। सेमी उनके बैग से दवा निकाल कर देने ही वाली थी तो वो उनके हाथों में अजीब से निशान नोटिस करती है। उस समय हम ये भी देखते हैं कि कैफे का दरवाजा खुला रह गया था। सान्योंग की मॉम फिर वहाँ पर एक रस्सी से फांसी का फंदा बनाने लगती है। सेमी रोकने की कोशिश करती है तो वो उसे धक्का दे देती है।
तभी सान्योंग भी वहाँ पहुँचती है और उन्हें रोकने लगती है। वो रोक नहीं पाती तो वहाँ रखे एक वेस को तोड़कर कांच के टुकड़े को अपने गले में लगा लेती है और चिल्लाकर कहती है कि बहुत हो गया, अब रुक जाओ। अगर मेरी मॉम मरी तो मैं भी मरूंगी और अगर मैं मरी तो तुम गायब हो जाओगी। यूम और होंगसे कैफे पहुंचते हैं तो सान्योंग की मॉम बेहोश पड़ी थी और सान्योंग गायब थी। सेमी बताती है कि अचानक से सान्योंग को कुछ हुआ था और वो बाहर निकल गई थी। यूम और होंगसे को समझ आ रहा था कि अभी वो सान्योंग नहीं है, एविल स्पिरिट ने कंट्रोल ले रखा है, वरना वो अपनी मॉम को ऐसे छोड़कर नहीं जाती। यूम होंगसे से कहता है कि वो जाकर सान्योंग को ढूंढे और वो उन ऑब्जेक्ट्स को सील करेगा। यूम उस आखिरी ऑब्जेक्ट को लेकर श्योर तो नहीं था, पर वो कहता है कि अब और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। होंगसे सान्योंग को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचता है, पर वो वहाँ नहीं थी। वो वहाँ से निकल ही रहा था कि अंदर से लैंडलाइन में रिंग होने की आवाज आती है। वो जाकर फोन उठाता है तो दूसरी तरफ से एक आदमी कहता है कि वो प्रोफेसर गैंगमो की बेटी से बात करना चाहता है। होंगसे फिर उसी आदमी से मिलने पहुँचता है। वहाँ उसे पता चलता है कि इस आदमी ने प्रोफेसर गैंगमो का फ्यूनरल अटेंड किया था। इसी सिलसिले में सान्योंग ने कॉल करके कहा था कि वो मिलना चाहती है, पर फिर सान्योंग आई नहीं और उसने कांटेक्ट भी नहीं किया, इसलिए आज उसने खुद उसके घर पे कॉल किया था। होंगसे वहाँ पे एक रखे पेंटिंग को नोटिस करता है, जो वही फुल मून वाली पेंटिंग थी जो वो इविल स्पिरिट बनाती थी। वो इस बारे में पूछता है तो इस आदमी की वाइफ कहती है कि पेंटिंग उसने बनाया है। और इसी के साथ हम ये पार्ट यहाँ खत्म करते हैं। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।